हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सीएमए फाउंडेशन की अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर, जहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने ऑलरेडी दिए हुए हैं। मैं आपको बताऊँगा सिर्फ उनका लॉजिक, आखिर उनके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। तो इस लॉजिक को जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट करेंसी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से। तो पहले यहीं क्लियर कर लें कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट जिनको हम मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मतलब कोई भी एक ऐसा काम हो जिस काम को हम पैसे में बदल सकें, उस काम को हम कहते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक में। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। पहला दिया गया रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री इन विच ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। कि वजह कह रहा है कि ट्रांजैक्शन जहाँ हुई होगी उसके करेंसी के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाए। ठीक। दूसरा कह रहा है रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। जहाँ बुक मेंटेन की जा रही है उसके करेंसी के हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। फिर है करेंसी सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक गाइडलाइंस सेट करते हैं उनके द्वारा। या तो कह रहा है करेंसी सेट बाय गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई करेंसी सेट की जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है कि हम हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जा रही होती है। मतलब इसका आंसर जो है वो है बी, इन रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर। हम जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हमेशा उसी के करेंसी वैल्यू के हिसाब से उस सब चीज़ों को नोट डाउन या रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। किस कंसेप्ट के ऊपर ये बेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर है आपके हिसाब से पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, तो आप बिल्कुल गलत है। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर होगा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉपर लॉजिक, आखिर लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेंस को हम डिटरमाइन करते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ये किस प्रिंसिपल के हिसाब से किया जाता है। तो हमारा आंसर होता है नॉर्मली पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, जो कि गलत आंसर है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है वो है मैचिंग कंसेप्ट। यहाँ पे आपको समझना होगा कि आखिर मैचिंग कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में क्या अंतर है। साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि मटेरियलिटी कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में भी क्या मीनिंग होती है। ठीक है। तो पहले जानते हैं कि आखिर क्या होती है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ये कहता है कि किसी चीज़ को हम एक पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे हमको हमारा एक प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। देखो आपके एग्जाम्स होते हैं, क्यों? क्योंकि एग्जाम आपको बताता है कि एनुअली इंक्रीमेंट या एनुअली डिक्रीमेंट कितना है आपका, आप कितना आगे बढ़े या कितना पीछे जा रहे हो, इसलिए आपके एनुअली एग्जाम होते हैं। वैसे ही अकाउंट्स में बोला गया कि हम एक पीरियड के बाद अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस कितनी आ रही है, या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कि मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, तो मैचिंग बोलता है कि अगर कोई एंट्री डेबिट साइड में हुई है तो उसका एक मैच होना चाहिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम डबल एंट्री करते हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर कुछ चीज़ डेबिट हुई है तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ क्रेडिट भी हुई होगी। तो अब ये पूछ रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, जो होता है मैचिंग कंसेप्ट। क्योंकि हमने इनकम तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो इनकम के चलते कुछ एक्सपेंस भी तो हो रहे होंगे। उस एक्सपेंस को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, तो उस एक्सपेंस को भी हमें एट ए टाइम रिकॉर्ड करना होगा। जब हमने इनकम रिकॉर्ड की है तो कोई एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना होगा, जिस कारण से हमें प्रॉपर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन मैचिंग कंसेप्ट। हम मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से उसे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको? क्योंकि हम इनकम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमको उसी समय एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना होगा, तब जाके आप एक डिफरेंस पैदा कर पाएंगे कि वो प्रॉफिट है कि वो लॉस है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट इन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप अपने क्रेडिटर को डिक्रीज करो, कम कर रहे हो। क्रेडिटर को कम आप कैसे कर सकते हो? उसको पे ऑफ करके, मतलब हमने पैसा पे कर दिया तो आपका कैश कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन कैश। ठीक है। इसका आंसर है बी।
राम परचेज ए कार ऑफ 10,000, पेड 3,000 एज ए कैश, ठीक, एंड बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यू टू दिस। इससे क्या होगा, तो देखो पहले आप क्वेश्चन को यहाँ ध्यान समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे आपने 10,000 का एक एसेट्स परचेज कर लिया और एक एसेट हमारा कैश, हमने 3,000 कैश भी पे कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि यार नेट करंट एसेट्स आपने अभी कितना रखा अपने पास, तो हम बोलेंगे 7,000। लायबिलिटी की बात करें, हमने 10,000 का सामान खरीदा था तो हमको 10,000 रुपये पे करने थे, हमने 3,000 पे कर दिया तो हमारा उधार भी 3,000 से कम हो गया। अब हमको उसको 7,000 रुपये देने हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास 7,000 का एक नेट एसेट्स है और मेरे को 7,000 रुपये ही उसको देने हैं। ये आपका आंसर है। अब आप ये आंसर खोल लो अपने ऑप्शन में, तो चेक कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है टोटल एसेट इंक्रीज बाय 10,000, गलत है ये तो। टोटल लायबिलिटी इंक्रीज बाय 3,000, ये भी गलत है। एसेट्स विल इंक्रीज 7,000 विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी बाय 7,000, ये आपका आंसर है सी। हमारा एसेट्स भी 7,000 से इंक्रीज हुआ है और हमारी लायबिलिटी भी 7,000 से ही इंक्रीज हुई है, ठीक है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, किसके वजह से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। हमने पहले ही बता दिया आपको कि हम खाली उसी ट्रांजैक्शन और उसी इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिस ट्रांजैक्शन और इवेंट को हम मेज़र कर सकते हैं मनी के टर्म में, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वो आदमी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अब ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसको हम लोग मनी के टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट इज मेड एज पर द विच कंसेप्ट। देखो प्रोविज़न किस कंसेप्ट के हिसाब से बनाया जाता है, तो इस कंसेप्ट का नाम है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, या उसको प्यार से बुलाते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको बता दूँ, मैं अपने कोचिंग में भी ये एग्जाम्पल कई बार देता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर मनाली, और मैं आपसे कहूँ कि मनाली जाने के लिए इतने टिकट का, इतने ट्रेन का टिकट, ये बस का फेयर, ये आपका नॉर्मल खर्चा, मैंने आपको सब रूटीन चीज़ बता दी है, खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा, आने का खर्चा, जाने का खर्चा, मैंने आपको पूरा एक्सपेंस का एक लिस्ट दे दिया है और मैंने आपको उसके एक्सपेंस के अमाउंट भी दे दी है और मैंने कहा कि आपका जो एक्सपेंस है वो 8,000 रुपीज़ होगा। मैं फिर भी आपसे गारंटी कहता हूँ कि आप अपने घर से 10,000 रुपीज़ मांगोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप अपने हिसाब से एक प्रोविज़न लेके चल रहे हो कि अगर कुछ हुआ तो हमारे पास 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो यही होता है प्रोविज़न, यही है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये कहता है कि अगर कोई एक्सपेंस की होने की 1% उम्मीद भी फ्यूचर में है तो उसे हम आज मान लेंगे। जैसे आप मान रहे हो, मैंने आपसे कहा कि 8,000 में पूरा काम हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हो कि अगर कुछ हुआ तो मतलब आपको 1% चांस है कि कुछ आगे हो सकता है, उसके चलते आपने घर से आज मांग लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो प्रोविज़न कब बना? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के वजह से बना, ठीक। इसका आंसर है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर विच कंसेप्ट। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स पहले क्या होता है जान लें। फिक्स एसेट जिस एसेट्स को हम लोग 12 मंथ, पहली बात तो एसेट्स क्या होता है जान लेते हैं। एसेट्स क्या होती है? जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करें। अब फिक्स एसेट्स क्या है? जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक वैल्यू 12 मंथ के बाद भी प्रोवाइड करते रहे, मतलब लॉन्ग पीरियड तक प्रोवाइड करें। और करंट एसेट्स जो आपको करंटली इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करती है, जैसे कि 12 मंथ तक, वो है करंट एसेट्स। मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड का मैटर है। फिक्स एसेट्स के लिए आपको 12 मंथ से बियॉन्ड जाना होगा और करंट एसेट्स के लिए आपको विद इन 12 मंथ ही रहना होगा। तो हम ये बोल सकते हैं इसका आंसर है टाइम पीरियड, ठीक है। ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड फिगर एज अ फिगर स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, हम बोल रहे हैं कि हम जब दिखाते हैं अकाउंटिंग में एंट्री तो हम पैसे को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग मटेरियलिटी कंसेप्ट। मतलब जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती है उस चीज़ को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। जैसे कि पैसे, अगर मैं कहूँ कि मेरा आंसर आया 70.1 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा 70 रुपीज़ दिखा देंगे अप्रॉक्स। इसका मतलब ये है कि 1 पैसे हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना मटेरियल नहीं है। इसे हम बोलते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफ सोल ट्रेडर इज, देखो यहाँ बहुत से लोगों को लग रहा होगा डेबिटेड इन P&L अकाउंट, जो कि गलत आंसर है। क्योंकि इनकम टैक्स हमेशा एक पर्सन का होता है और पर्सन कौन है? पर्सन ऑनर होता है। इनकम टैक्स हमेशा ऑनर का होगा। बिजनेस टैक्स जो होता है वो बिजनेस का होता है और बुक्स जो होती है अकाउंट्स की वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो क्या इनकम टैक्स मतलब कि दूसरे पर्सन का टैक्स बिजनेस पे करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इनकम टैक्स जो होती है वो ऑनर का होता है, लेकिन पे कौन करता है? बिजनेस। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पैसा है बिजनेस ने ऑनर को उधार दे रखा है, मतलब ये क्या है? ये है ड्राइंग,
ठीक है। तो इनकम टैक्स जो होती है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी, आपके कैपिटल में से माइनस कर दी जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंस है ना कि बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है। तो डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ आपका चीज। पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड बाई, अगर हम सैलरी पे कर, इसका एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज फर्नीचर फॉर कैश वुड, अगर हम परचेज करते हैं फर्नीचर कैश में, उससे क्या होगा, फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। तो ये चेक कर लो कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है रिड्यूस, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स और रिड्यूस इन करंट एसेट्स, ठीक है। इसका आंसर है ए। आपका एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज भी हो रहा है। फिर लिखा हुआ है नरेशन आर गिवन एट द एंड ऑफ, किसके एंड में होती है, जनरल एंट्री, ठीक। विच द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, इसमें कौन सा पर्सनल अकाउंट है, तो पहले जान ले किसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। कोई भी पर्सन को इंडिकेट करने वाला अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो मशीनरी, ये मशीन को इंडिकेट कर रही है, मशीन कहीं से ही पर्सन नहीं है। रेंट कहीं से ही पर्सन नहीं है। कैश कहीं से ही पर्सन नहीं है। क्रेडिटर ये एक पर्सन है जिससे हम पैसे लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर है पर्सनल अकाउंट। P&L अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग, किसके हिसाब से हम P&L अकाउंट को एक साल के लिए बनाते हैं, किस कंसेप्ट के हिसाब से। मैंने पहले ही कहा कि जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम भी क्यों किया जाता है एनुअली, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका एनुअली एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखाई दे कि आप कितना आगे और पीछे जा रहे हो, ठीक है। वैसे ही अकाउंट्स को भी हम बुक को किसी पीरियड के हिसाब से बनाते हैं जहाँ पे हम चेक कर पाएँ कि हमारा रिजल्ट क्या है, नेट रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। तो किस कंसेप्ट के हिसाब से इसे हम क्रिएट करते हैं, सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हम एक पीरियड में देख रहे हैं, उसको बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। करंट लायबिलिटी मीन्स, पर जान लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी मीन्स फ्यूचर रीपेमेंट वैल्यू, जिस चीज़ को आपको फ्यूचर में वापस करना पड़ जाए वो है लायबिलिटी। अब बोला करंट लायबिलिटी मतलब कि विद इन 12 मंथ, आपको कोई लायबिलिटी अगर 12 मंथ के अंदर पेड ऑफ करनी है तो वो है करंट लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी चाहे पेबल विद इन 12 मंथ्स, का आंसर ए ही है, ठीक। अब आगे आते हैं फिर द ब्लैंक्स में। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ओनली डैश ट्रांजेक्शन, सीधी बात है बिजनेस ट्रांजेक्शन ओनली, ठीक है। या अच्छा यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल, मतलब कि नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी को हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो बुक कीपिंग खाली किसको रिकॉर्ड करता है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन और वही इवेंट जिनको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, मतलब कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, यहाँ बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इन जनरली एज्यूम दैट बिजनेस विल नॉट लिक्विडेट इन नियर फोर्सेबल फ्यूचर बिकॉज ऑफ, देखो जी कहना चाह रहा है कि बिजनेस फ्यूचर में बंद नहीं होगा, जी हम एज्यूम कर लेते हैं किस प्रिंसिपल के हिसाब से। इस प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये क्या कहता है पीपल में कम पीपल में गो, बिजनेस रन फॉर एवर, ठीक है। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट। देखो ये कह रहा है कैपिटल मतलब ऑनर ने जो पैसा लगाया एज ए कैपिटल, वो पैसा बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्यों कहलाता है, क्योंकि हमने देखा कि बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड कवर अप होती है। तो किस प्रिंसिपल के हिसाब से या किस कंसेप्ट के हिसाब से ऐसा कहा गया कि कैपिटल लायबिलिटी है, तो ये कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कहता है कि बिजनेस अलग ऑनर अलग, बोथ आर टू डिफरेंट लीगल आइडेंटिटी, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हो गए। तो एक आदमी दूसरे आदमी से पैसा ले रहा है तो वो उधारी कहलाएगा हमेशा। तो आप ऐसा मान लो कि ऑनर एक अलग इंसान है, बिजनेस भी एक अलग इंसान है। तो अगर बिजनेस किसी दूसरे आदमी से पैसा ले रहा है अपने लिए तो वो उधार कहलाएगा उसके लिए, ठीक है। इसी कारण से कैपिटल जो होती है लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस के लिए। गैप का फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसका एक भाई भी है इफ्रस, इफ्रस का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक। विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, विंडो ड्रेसिंग किसको बोलते हैं, तो आप यहाँ एग्जांपल याद कर लीजिए कि अपने घर को बाहर से इतना खूबसूरत दिखाएं कि लगे कि अंदर से हमारा घर ताजमहल होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसा कंसेप्ट जो कहता है कि हम अगर हमें अकाउंट्स आती है तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इतने सही तरीके से रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं कि अगर हमारा बुक ऑफ अकाउंट सही नहीं है तो भी उसको सही लगे, मतलब मैनिपुलेट करना। तो अगर किसी को अकाउंट्स आता है तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करके लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट या हमारा बिजनेस एक सही पोजीशन पे स्टैंड करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स मतलब क्या है, सो मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। हम अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाते हैं कि लोग हमारे अंदर पैसा लगाएं, ठीक है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी है, तो याद देखिए मैंडेटरी है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए। लेकिन ऐसा कहना गलत होगा सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए। अभी आप फाउंडेशन में है तो आप कह सकते हैं कंपनी, नहीं तो ऐसे जो पार्टनरशिप के ऊपर भी और किसी किसी केस में सोल प्रोप्राइटर के ऊपर भी कंपलसरी होती है। लेकिन अभी हम कहेंगे ओनली फॉर कंपनीज, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि सोल के लिए कोई एक्ट नहीं है, ठीक। फिर हम बात करें पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के ऊपर एक्ट तो है 1932 एंड 2008 LLP,
लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट होती है, जिस कारण से इसके ऊपर मैंडेटरी नहीं हो पाती अकाउंटिंग। लेकिन अगर हम बात करें कंपनीज़ की, तो कंपनीज जो है, कंपनी के ऊपर प्रॉपर लॉ है, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी फॉलो करनी होगी, ठीक है। वैसे भी कंपनी जो होती है अपना ज़्यादा पैसा पब्लिक से लेती है, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके लेती है, तो इस कारण से पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके बेनिफिट के लिए हम कंपनी को मैंडेटरी कर देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। इन जनरल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डैश ऑर्डर, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा मिस्टर अमित शाह के मुँह से, इन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था, फिर उसके बाद ये वर्ड बहुत फेमस हो गया। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में। जैसे मैं कहूँ असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये एक अरेंजमेंट है, तो वही होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि प्रॉपर डेट वाइज रिकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं है कि आज हमारा मन किया तो हमने फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग कर दी, फिर हमारा मन किया तो हमने 21 की रिकॉर्डिंग कर दी, ऐसा नहीं, आपको डेट वाइज रिकॉर्ड करनी होगी। ये कहलाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ डेब्ट विच इज़ नॉट रिकवर्ड और रिलाइज इज कॉल्ड, जो अमाउंट ऑफ डेब्ट आपको मिलता नहीं है वापस कभी भी, इस पैसे को हम क्या बोलेंगे? इस पैसे को बोलते हैं बैड डेब्ट। ऐसा डेब्ट जो खराब हो चुका है, बैड डेब्ट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स आर कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। लाइव स्टॉक इज ट्रीटेड एज एन एसेट, देखो सीधी बात है, सबके पास जो एसेट्स है वो जरूरी नहीं है नॉन लिविंग हो, जैसे कि टेबल, आईपैड, पेन, कंप्यूटर, मोबाइल, ये भी एसेट्स हैं लेकिन नॉन लिविंग है। लेकिन ऐसे भी बिजनेस हैं जहाँ पे एसेट्स जो होते हैं वो और एसेट्स जो होते हैं वो लिविंग बिंग होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप दूध लेते हैं तो वहाँ पे गाय है, बफेलो है, काऊ है, अब ये उनके एसेट्स हैं, उनसे उनको पैसे मिलते हैं, लेकिन वो एसेट्स क्या नॉन लिविंग तो नहीं है, वो एसेट्स हैं लिविंग। तो ऐसे एसेट्स को हम लोग, लाइव स्टॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? हम एसेट्स ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको एसेट्स कंसिडर नहीं करेंगे, आपको एसेट्स कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। एसेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एंट्री, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट इज ऑलवेज हैव डैश बैलेंस, डेबिट बैलेंस। आप जान लें कि दो ही चीज़ों के होते हैं डेबिट बैलेंस, एक होती है एसेट्स और एक होते हैं एक्सपेंस। इन दोनों के होते हैं डेबिट बैलेंस और इन दोनों के उल्टे क्या हो जाएंगे? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर मैं बात करूँ क्रेडिट की, तो क्रेडिट भी दो लोग हैं, एक हो जाएंगे लाइबिलिटी और दूसरा हो जाएगा इनकम, ठीक है। ये इनका बैलेंस है। नॉर्मली जरूरी नहीं इनका बैलेंस हमेशा डेबिट ही हो, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट, एक्सपेंस होती है डेबिट, क्रेडिट क्या होंगे? इनकम एंड लाइबिलिटी। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन। ड्राइंग विल रिजल्ट इन डैश ऑनर कैपिटल रिडक्शन। देखो जब पैसा लगाते हैं तो कैपिटल, निकालते हैं तो ड्राइंग, तो ड्राइंग से क्या हो रहा है? आपका कैपिटल कम हो रहा है, ठीक, डिडक्शन। ए डेटर इज ए पर्सन हु, डेटर कौन है? जो आप, जिसको आपने पैसे दे रखे हैं, आपको उससे पैसे लेने हैं, तो ओज मनी, ठीक है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। तो यहाँ ट्रू लिखा हुआ है लेकिन इससे हम फॉल्स भी बोल सकते हैं, मैं आपको बता दूँ ये बात, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग सिर्फ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइज इन टर्म ऑफ मनी where transaction and event are at least the part of financial character and interpret the result thereof, ठीक है। जबकि यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो इतना अगर कहते हैं हम तो इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं, तो मैं ऐसे फॉल्स कहना चाहूँगा, ना कि ट्रू, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये कह रहा है जो कंसिस्टेंसी है वो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, तो ये फॉल्स है, बिल्कुल भी नहीं। कंसिस्टेंसी एक प्रिंसिपल है, ना कि कोई कंसेप्ट। कंसेप्ट तो ये होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू क्या है, ये कंसेप्ट्स हैं, जबकि कंसिस्टेंसी एक प्रिंसिपल है, ठीक है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। बिल्कुल नहीं, गलत। अभी हमने ऊपर ही देखा कि हम नॉन मॉनिटरी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लव, अफेक्शंस, ऐसे चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ज्वाइंट वेंचर फॉलो द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिल्कुल गलत। देखो मैं आपको बता दूं ज्वाइंट वेंचर होती क्या है। ज्वाइंट वेंचर ये है जहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्टर्स या दो ऑनर किसी पर्टिकुलर काम के लिए मिलते हैं, वो काम के ख़त्म हो जाने के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग ही हैं। बस एक काम था, हैवी काम था, बड़ा काम था, दोनों साथ मिल के उस काम को करने आए थे, काम के ख़त्म हो जाने के बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, ये है ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होते हैं? कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए ही सिर्फ ज्वाइंट होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, ये सब क्या है? ये सब वहाँ पहुँचने के रास्ते, ये सब वहाँ पहुँचने का एक जरिया है, ठीक है। मेन हमारा जो रीज़न है वो है ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट, ये हमारा मेन मोटिव होता है अकाउंटिंग फॉलो करने का। वही लिखा हुआ है अकाउंटिंग
अकाउंटिंग का पार्ट है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो बिल्कुल पार्ट है, क्योंकि हम उसी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं बस, ठीक है। डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स राइटिंग ट्वाइस द सेम एंट्री, बिल्कुल गलत। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि अगर कोई एंट्री डेबिट है तो उसकी एंट्री क्रेडिट में भी होगी, ठीक है, ये है डबल एंट्री। क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स, बिल्कुल सही, मैंने बता ही दिया कि नॉर्मली डेबिट क्या होता है एसेट्स और नॉर्मली लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हम क्रेडिट ही कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो एसेट्स को अगर हम कम करेंगे तब वो होगी क्रेडिट, और लायबिलिटी तो पहले से क्रेडिट ही है, तो इसको अगर इसको हम बढ़ाएंगे तब वो होगी क्रेडिट। सीधी बात है कि जो जिस नेचर का होता है वो हमेशा उसी नेचर में आगे बढ़ेगा। तो एसेट्स डेबिट है, डेबिट होके आगे बढ़ता, लेकिन कम करना है तो क्रेडिट, जबकि लायबिलिटी क्रेडिट है, क्रेडिट होके ही आगे बढ़ेगी, ठीक है। गुडविल इज फिक्सेशियस एसेट्स, बिल्कुल गलत। अच्छा पहले बता दें क्या मतलब होता है फिक्सेशियस एसेट्स का, मतलब कि इमेजनरी, जो इमेजनरी एसेट्स है। गुडविल कहीं से भी इमेजनरी एसेट्स नहीं है, गुडविल एक कमाया हुआ एसेट्स है, दिखता नहीं है खाली वो, लेकिन इमेजनरी बिल्कुल भी नहीं है। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स नॉट ए फिक्सेशियस एसेट्स। किसको बोलते हैं फिक्सेशियस एसेट्स? ऐसा एसेट्स जो होता नहीं है लेकिन लगता है। मैं आपको बताऊँ कैसे। देखो अगर बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस के लिए ख़राब बात है? तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऊपर ही लिखा है कि डेबिट क्या है एक्सपेंस, एसेट्स क्या है एक्सपेंस, और डेबिट होता है फेवरेबल थिंग। मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है फेवरेबल थिंग। क्यों? तो अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो बिजनेस को उससे अच्छा लग रहा है, गंदा किसको लगेगा, ख़राब किसको लग रहा है? ख़राब लग रहा है ऑनर को, क्योंकि ये लॉस ऑनर अपने ऊपर बियर करेगा। बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ तो ये पैसे जो हैं ऑनर पे करेगा, ना कि बिजनेस पे करेगा। तो बिजनेस को लॉस में पैसे मिलते हैं। देखिए उल्टा कर लो, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो ये प्रॉफिट बिजनेस को ऑनर को देना पड़ जाता है। वो पैसे किस काम के पैसे, जो पैसे के आप इंजॉय भी नहीं कर सकते। तो बिजनेस पैसे कमाता है, लेकिन कमाता है तो ऑनर मांग लेता है। लेकिन उल्टा केस, बिजनेस ने पैसे नहीं कमाए, लॉस हो गया, तो बिजनेस उल्टा पैसा मांग लेगा ऑनर से। तो बिजनेस को किस सेंस में पैसा मिल रहा है? लॉस के सेंस में। तो बिजनेस के लिए लॉस क्या होता है? एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? जिसको आपको फ्यूचर में पैसा मिले। तो लॉस एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे बिजनेस को फ्यूचर में पैसे मिलने वाले हैं ऑनर से। तो हम बोलते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉस होता है, नेट लॉस, वो बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। तो कई बार हम दिखाते हैं एसेट्स में P&L अकाउंट इतना रुपये, मतलब क्या जी एसेट्स से लॉस होना? तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, मतलब लीगली तो है लेकिन ऐसे इमेजनरी है ये कहीं से भी एसेट्स नहीं होता, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फिक्सेशियस एसेट्स, ठीक। रिटर्न इनवर्ड इम्प्लाइड टू परचेज रिटर्न, देखो लिखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड्स। इन क्या होता है? अंदर आना, अंदर की ओर गुड्स आई। तो अंदर गुड्स कब आएगी? जब बेचोगे। तो ये है सेल्स रिटर्न, गलत, ठीक है। कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ट्रू। क्यों? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये मैच द फॉलोइंग, ये आपके लिए होमवर्क है, जो आप खुद से करोगे। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करूँगा और आपके कमेंट को वहीं पे बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।